हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस प्लेटफॉर्म अनलिमिटेड एजुकेशन पे। मेरा नाम है अभिजीत कुमार, ऑनर ऑफ दिस प्लेटफॉर्म और दिस इज माय क्वालिफिकेशन। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ आपका जीडीसी एएलपी साइको टेस्ट के बारे में और आरआरबी एएलपी साइको टेस्ट के बारे में, है ना। अभी जो आपका एएलपी का फ्रेश वैकेंसी है, इसमें लगभग 1,50,000 बच्चे साइको टेस्ट देंगे। क्लियर है। और ऑल इंडिया में जितना भी आपका रेलवे का जोन है जिसमें एएलपी का वैकेंसी आता है ना, तो उसका अपना जोन के हिसाब से वैकेंसी आता है और नाम आता है, और वो बच्चे एएलपी साइको टेस्ट का प्रिपरेशन करते हैं। तो काफ़ी बच्चे मुझे मैसेज करते हैं, जीडीसी एएलपी का साइको टेस्ट और आरआरबी एएलपी का साइको टेस्ट में क्या डिफरेंस है। कोई डिफरेंस नहीं है, 100% बोथ आर सेम। दोनों में आपका एएलपी पोस्ट है। आप एएलपी बनोगे, आप ट्रेन चलाओगे। आरडीएसओ एएलपी पोस्ट के लिए जो पैटर्न डिजाइन किया हुआ है, उसी पैटर्न पे आपको साइको टेस्ट का प्रैक्टिस करना है। आज का जो ये वॉच टेबल टेस्ट का क्लास है, जिसको क्लॉक टेस्ट भी बोलते हैं और हिंदी में घड़ी परीक्षण टेस्ट भी बोलते हैं, ये आपका सेकंड क्लास है। इसको पार्ट 2 समझो, पार्ट 2। तो आप सभी लोगों को अगर इस क्लास में कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आता है, या मेरा सजेशन होगा कि आप लोग पहले पार्ट 1 जा कर के देखो, जिसमें मैंने कंप्लीट इस चैप्टर को कवर किया हुआ है ना। 1 घंटा 15 मिनट का क्लास है, उसको आप अच्छे से देखो, नोट्स बनाओ, सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। और आज का जो क्लास है ये पार्ट 2 है, और इसमें मैं आपको 40+ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कवर करूंगा, जो आपका 100% कंसेप्ट कवर करेगा। वॉच टेबल टेस्ट में जितना भी आपका कंसेप्ट है, उस सारे कंसेप्ट पे बेस्ड मैं आपको 40+ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कवर करूंगा। इसको आप लोग देख लो, समझो, और जैसे जैसे मैं यहाँ पे अप्रोच बताऊंगा, जैसे ट्रिक्स बताऊंगा, कैसे करना है अप्रोच आपको फाइनल एग्जाम में, उसी हिसाब से आपको प्रैक्टिस करना है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, साइको टेस्ट का प्रिपरेशन वीडियो लेक्चर देख करके, क्लास अटेंड करके कभी भी नहीं होता है। आपका काम वीडियो देख करके सिर्फ इतना सा है कि आप एक बार पैटर्न को समझ लो कि क्या होता है वॉच टेबल टेस्ट, क्या होता है क्लॉक टेस्ट, इसमें कैसे क्वेश्चंस आते हैं, टाइम कितना मिलता है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कैसा होगा, इंटरफेस आपका कैसा होगा फाइनल एग्जाम में, ये सारा आप एक वीडियो देख करके समझ लो। ठीक है। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, ओनली आपको टाइम मैनेजमेंट के लिए प्रैक्टिस करना है। मेन है आपका टाइम मैनेजमेंट, आपको लैपटॉप पे प्रैक्टिस करना जरूरी है। साइको टेस्ट का इंटरफेस काफ़ी टफ होता है, आप देखना पूरे इंडिया में कितने लोगों के पास साइको टेस्ट है। काफ़ी टफ होता है साइको टेस्ट का इंटरफेस। मैं एक तो एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे कि आपको माउस का स्क्रॉल व्हील काम ही नहीं करेगा एग्जाम में, है ना। आपको हमेशा स्क्रोलिंग बार को माउस के लेफ्ट क्लिक से पकड़ के स्क्रॉल करके आंसर करना है। साइको टेस्ट में ऑटो सेव होता है, फाइनल एग्जाम में आपको पेन एंड पेपर नहीं मिलेगा। और साइको टेस्ट का जो प्रैक्टिस होता है या प्रिपरेशन होता है, वो आपको लैपटॉप पे करना जरूरी है। इतना सारा चीज आपको समझ में आया। चलो, जितने भी बच्चे हो, इस चैनल को ज्वाइन करना या मत करना, बट आप सभी को इस ग्रुप में रहना जरूरी है। बार बार मैं बता रहा हूँ, 70,000+ स्टूडेंट आरआरबी एएलपी साइको टेस्ट के लिए इस ग्रुप में आने वाले हैं, है ना। तो आप सभी को इस ग्रुप में रहना है। कोई भी डाउट होता है, इस ग्रुप में आपको डिस्कशन करना है। चलो, इसके आगे बताते हैं। पार्ट 1 का लेक्चर आप देखोगे, मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, शॉर्टकट में समझ लो कि अनलिमिटेड एजुकेशन पूरे इंडिया में साइको टेस्ट का नंबर 1 प्लेटफॉर्म है। ये सारा चीज भी मिलता है, इस रीजन से भी अनलिमिटेड एजुकेशन पे बच्चे आते हैं मैक्सिमम। एक तो मेरा टीचिंग स्किल, बच्चे मेरा लेक्चर देख करके ज़्यादा अच्छे से समझते हैं, फिर वो वापस से यहाँ पे आके टेस्ट का प्रैक्टिस करते हैं। तो मैं नंबर ऑफ अटेम्प्ट में कोई कमी नहीं करता हूँ। यहाँ पे मैंने 9 अटेम्प्ट लिखा हुआ है, लेकिन अगर आपका अटेम्प्ट खत्म होगा, मुझे मैसेज करोगे, मैं आपका अटेम्प्ट इंक्रीज कर दूंगा। इसका टेंशन आपको नहीं लेना है। आप एक बार अनलिमिटेड एजुकेशन के प्लेटफॉर्म पे आते हो, जब तक आपका एग्जाम नहीं होता है, तब तक आपको जितना प्रैक्टिस करना है आप करो, इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरा है। सिंगल प्लेटफॉर्म है जो आपको
ऐप भी देगा जहाँ पे साइको टेस्ट चलेगा, है ना। सोच करके देखो, मोबाइल ऐप जिसमें साइको टेस्ट चलता हो, जिसमें ऑटो सेव फीचर हो, साइको टेस्ट जैसा इंटरफेस हो, मोबाइल ऐप, सिंगल प्लेटफॉर्म अनलिमिटेड एजुकेशन, जो आपको ऐप भी देगा और वेबसाइट से तो लैपटॉप पे सबको करना ही है। दुनिया भर का सेक्शनल टेस्ट, दुनिया भर का फुल टेस्ट, 2 ही लैंग्वेज में होगा साइको टेस्ट। आप कहीं से भी हो पूरे इंडिया में, आइदर यू आर फ्रॉम साउथ, आइदर यू आर फ्रॉम नॉर्थ, साइको टेस्ट का जो लैंग्वेज होगा वो सिर्फ 2 होगा, हिंदी एंड इंग्लिश, एंड बोथ लैंग्वेज विल कम टुगेदर ऑन द स्क्रीन, है ना। इफ़ यू आर कंफर्टेबल इन हिंदी, आप हिंदी देखो, इफ़ यू आर कंफर्टेबल इन इंग्लिश, आपको इंग्लिश से देखना है ना। जैसे नॉर्मल एग्जाम होता है, आप इंग्लिश हिंदी स्विच करते हो, ऐसा नहीं है। बोथ लैंग्वेज विल कम टुगेदर ऑन द स्क्रीन ड्यूरिंग योर फाइनल एग्जाम। तो आपको सब कुछ पता होना चाहिए, ठीक है। टेस्ट का ये सारा पैटर्न है, मैंने ये लिखा हुआ है। आपका इजी, मॉडरेट, हाई लेवल टेस्ट सीरीज है, बोथ लैंग्वेज टेस्ट सीरीज है, 100% फाइनल लाइक टेस्ट इंटरफेस है। 100% मतलब समझते हो क्या होता है? 100% का मतलब होता है 100%। एक छोटा सा सिंगल पॉइंट भी मिस नहीं है। मतलब आपको लगेगा कि पेपर मैंने ही सेट किया हुआ है, और आपको ये लगेगा कि आप अनलिमिटेड एजुकेशन के प्लेटफॉर्म पे जैसे लगा रहे थे, फाइनल एग्जाम में भी सेम वैसा ही लगा रहे हो, है ना। इसीलिए मैं यहाँ पे 100% बोला हूँ, 99 नहीं, है ना। डिस्कशन ग्रुप 100% एरर फ्री टेस्ट सीरीज, यहाँ भी बोलता हूँ, नाम नहीं लूंगा, पास सिस्टम पे भरोसा मत करना। साइको टेस्ट का 3-4 प्लेटफॉर्म ही है पूरे इंडिया में जो स्पेसिफिक है। बाकी कोई और टीचर अगर साइको टेस्ट के बारे में बताता है तो वो कमीशन बेसिस पे काम करता है ना। आपको 3 प्लेटफॉर्म ही मिलेगा पूरे इंडिया में जहां आपको साइको टेस्ट सीरीज मिलेगा, जहां से आपको प्रिपरेशन करना है। ओके, आप ब्लाइंडली टेस्ट करोगे अनलिमिटेड एजुकेशन पे, कहीं और भी आप जा सकते हो, बट यहाँ का क्वालिटी इतना अच्छा है कि वहां पे जाने के बाद आप यहाँ पे वापस से आओगे। फास्ट एंड स्मूथ सर्वर, जितना भी रिक्वायर्ड आपका वीडियोज है, वैसे तो वीडियोज मेरा आ जाता है आपका यूट्यूब पे भी, तो आप यूट्यूब से भी देख सकते हो, सीख सकते हो, समझ सकते हो। लेकिन वही बात जो मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बताया, साइको टेस्ट इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस, तो प्रैक्टिस तो आपको करना पड़ेगा। ओके, 1 ईयर वैलिडिटी, बेस्ट साइको टेस्ट प्लेटफॉर्म इन इंडिया। तो पास सिस्टम वाले बच्चे जितने भी हो, आप लोग भटक मत जाना, नहीं तो फाइनल एग्जाम में रो करके आओगे, है ना। कहीं से करो, लेकिन जो साइको टेस्ट के स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म है ना, वहां से करो। क्लियर? मैं स्टार्ट करता हूं क्वेश्चन नंबर 1। मैं आपका टोटल 40 क्वेश्चन से डिस्कस करूंगा। हर क्वेश्चन अलग अलग कंसेप्ट पे बेस्ड होगा। आपके मन में कोई सा भी कंफ्यूजन है तो आपको हो सकता है यहाँ पे क्लियर हो जाए। इसके बाद पार्ट 1 खत्म, पार्ट 2 खत्म, वॉच टेबल खत्म, है ना। अब फिर से मैं लाऊंगा एक वॉच टेबल टेस्ट जो कंप्लीट इंग्लिश में होगा, जिसमें मैं हिंदी एक भी लाइन नहीं बोलूंगा, ताकि इंग्लिश लैंग्वेज वाले बच्चे कंफर्टेबली उसको देख सके। और एक लेक्चर आएगा जो सिर्फ हिंदी भाषी वालों के लिए होगा, जिसमें मैं सिर्फ हिंदी भाषा का प्रयोग करूंगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट विल बी द नंबर इन साउथ इफ द मिडिल डिजिट ऑफ द स्मॉलेस्ट पेयर इज एक्सचेंज फ्रंट टू फ्रंट। ठीक है, सबसे छोटा युग्म अंक के बीच के अंक को सामने से एक्सचेंज करने पर साउथ में कौन सा अंक होगा। अब क्वेश्चंस काफी ट्रिकी पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो जैसे जैसे मैं नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करूंगा तो आपको ये बताऊंगा कि आपको हाउ टू अप्रोच, है ना। तो यहाँ पे पहले क्वेश्चन देखो, सबसे छोटा युग्म अंक। तो जैसा कि मैंने आपको थ्योरी क्लास में बताया था कि पेयर का मतलब क्या होता है, पेयर का मतलब होता है 2, है ना। तो इसमें जैसे आप देखो यहाँ पे ये 1 है और ये 1 है, तो ये 1 पेयर में है ना। नंबर ऑफ काउंट करोगे जब इसको तो ये 2 आएगा। उसी तरह से आप देखो ये 4 और ये 4, ये पेयर में है, और उसी तरह से आप देखोगे 2 और 2 पेयर में है। तो पेयर में आपका कौन सा है, 4 भी है, 2 भी है और 1 भी है। तो इसमें बोला गया है सबसे छोटा युग्म अंक, तो सबसे स्मॉलेस्ट पेयर मेरा 1 का है, G1 और L1। तो फर्स्ट यू हैव टू फाइंड आउट द पेयर। अब काफी बच्चे पेयर नहीं समझ पाते हैं, इसीलिए मैंने आपको बोला कि पार्ट 1 आपको अच्छे से देखना है। तो आपको पता चला कि G1 और L1 मेरा पेयर है। यहाँ पे डिजिट देखो 1 और 1,
तो सबसे छोटा युग्म अंक के बीच का अंक, तो इसके बीच का अंक K2 है, को सामने से एक्सचेंज करने पर, अब इसको सामने से एक्सचेंज करो, ध्यान से देखो, अंक को है ना, तो मैं n को मतलब मैं लेटर को कुछ नहीं करूंगा, तो ये आपका 2 जो है वो यहाँ पे आ जाएगा और ये 4 आपका यहाँ पे आ जाएगा, मतलब आपका हो गया ये K4 और ये हो गया आपका वाट, ये हो गया आपका N2। तो आपने इतना ज़्यादा यहाँ पे टाइम वेस्ट किया। अब क्वेश्चन है साउथ में कौन सा अंक होगा। अब साउथ में मेरा T5 है। अब आप मुझे बताओ, आपने स्मॉलेस्ट पेयर फाइंड आउट किया, फिर आप इसके मिडिल में गए, फिर आप इसको फ्रंट से नंबर एक्सचेंज किए और क्वेश्चन में क्या पूछा, साउथ में क्या है। तो दिस इज कॉल्ड वेस्टेज ऑफ टाइम। तो ये सब चीज आपको प्रैक्टिस से ही होगा, है ना। तो जो बच्चे काफी ज्यादा प्रैक्टिस किए हुए हैं वो पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ट्रिक है आपका कि पहले आपको क्वेश्चन पढ़ना है। तो आप लोग नोटबुक में एक लाइन लिखो, कुछ भी हो पहले मुझे क्वेश्चन पूरा पढ़ना है। फर्स्ट यू हैव टू रीड द क्वेश्चन, ओके, कंप्लीटली। तो इसको आपको पता चला, इसको आप लोग पॉइंट 1 में इंपॉर्टेंट करके लिखो, आगे काम आएगा, है ना। व्हाट विल बी द नंबर इन साउथ इफ द मिडिल डिजिट ऑफ द स्मॉलेस्ट पेयर इज एक्सचेंज फ्रंट टू फ्रंट। तो मिडिल डिजिट ऑफ द स्मॉलेस्ट पेयर के बीच में मिडिल डिजिट दिस वन, ये सामने से एक्सचेंज कर रहा है। क्वेश्चन है आपका साउथ में क्या है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, अगला क्वेश्चन देखेंगे। धीरे धीरे जब मैं 40 क्वेश्चंस कवर करूंगा आप मास्टर हो चुके होंगे, फिर आप किसी को वाच टेबल टेस्ट पढ़ा सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2 है विच इज द लार्जेस्ट पेयर। अब आपको ये पता चल चुका होगा कि लार्जेस्ट पेयर फाइंड आउट कैसे करेंगे। यहाँ पे देखो 4 कितना है, एक पेयर है आपका 4 का, 1 का पेयर है और आपका 2 का पेयर है। तो 1 का भी पेयर है, आपका 4 का भी पेयर है और 2 का भी पेयर है। लार्जेस्ट पेयर 4, N4 और R4। विच इज द लार्जेस्ट पेयर ऑफ डिजिट, तो N4 और R4। विच विल बी द थर्ड डिजिट टू द राइट ऑफ द मिडिल डिजिट ऑफ दैट पेयर। अब इसके मिडिल में P3 है ना। अब यहां पे देखो विच विल बी द थर्ड डिजिट टू द राइट ऑफ द मिडिल डिजिट। अब इसके राइट में थर्ड, तो यहां से फर्स्ट सेकेंड थर्ड क्या है, K2। अब आप आंसर क्या करोगे, K2, इसका वैल्यू कितना है 2, तो आंसर क्या होगा 2। ठीक है, फिर से समझो, सबसे बड़ा युग्म अंक जिनके बीच के अंक के, सबसे बड़ा युग्म अंक के बीच के अंक के दाएं तीसरा K है ना। अब K और से में क्या करेंगे 7 और K में क्या करेंगे तलाक, छोड़ के है ना, छोड़ कर। तो अंक के दाएं, अब ये अंक मैंने इसको फाइंड आउट किया के दाएं तीसरा, तो इसके दाएं पहला, इसके दाएं दूसरा, तीसरा K2। आंसर क्या होगा K2। तो यहाँ पे आप लार्जेस्ट पेयर फाइंड आउट करना जान गए, के और से के बारे में आप जान गए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम वेस्ट नॉर्थ ट्रेवल राइट हैंडली। अब ये मैंने आपको बताया हुआ था कि राइट साइड और लेफ्ट साइड कैसे फाइंड आउट करेंगे। जो भी बच्चे ये पार्ट 2 देख रहे हो ना, मेरा सजेशन होगा कि आप पहले पार्ट 1 देख लो, डिस्क्रिप्शन में मैं पार्ट 1 का लिंक दे दिया हूँ, है ना। स्टार्टिंग फ्रॉम वेस्ट नॉर्थ ट्रेवल राइट हैंडली अप टू साउथ। अब वेस्ट नॉर्थ कहाँ पे है, वेस्ट नॉर्थ। अब मैंने ये बताया था वेस्ट नॉर्थ, तो ये है आपका वेस्ट नॉर्थ। ठीक है, ट्रेवल राइट हैंड। अब राइट हैंड आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, आप हमेशा सेंटर से देखोगे। ठीक है, मैंने बताया हुआ है। तो यहां से राइट, तो राइट जाना है। ठीक है, राइट जाना है अप टू साउथ, यहां तक। ओके, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ नंबर 3 इन द पाथ।
अब ये पाथ है मेरा, मैंने यहाँ से स्टार्ट किया और मैं यहाँ तक गया, ये मेरा पाथ है। इसमें पूछा गया है फ्रीक्वेंसी ऑफ नंबर 3। अब इस पाथ में आप 3 देखो कितना बार आया है, 1 2, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ 3 कितना होगा 2। अब फ्रीक्वेंसी क्या होता है, नंबर ऑफ रिपीटेशन या टाइम, रिपीटेशन या टाइम, ठीक है, कितना बार वो काउंटिंग में आया है। तो इस पाथ को आप देखो 3 कितना बार आया है, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे 1 बार और यहाँ पे दूसरा बार, तो इसका आंसर होगा 2 बार। समझ में आया? एक बार मैं हिंदी में अच्छे से बताता हूँ। पश्चिम उत्तर से शुरू करके दाएं हाथ से दक्षिण की ओर जाएं। पश्चिम उत्तर, पश्चिम ये है, उत्तर ये है, पश्चिम उत्तर में ये है, यहाँ से शुरू करके दाएं हाथ की तरफ दक्षिण तक जाएं, है ना, दक्षिण की ओर जाएं। पथ में संख्या 3 की आवृत्ति कितनी है? पथ में संख्या 3 1 बार 2 बार। तो आवृत्ति का मतलब क्या होता है, जो कितना बार आया है ना। तो कंसेप्ट आपको पार्ट 1 से ही समझना है। पार्ट 1 देखो, समझो, और फिर हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे क्वेश्चन जल्दी जल्दी कवर करेंगे। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर होगा 2। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे मैं फास्ट करूंगा। चलो, क्वेश्चन 4 है, स्टार्टिंग फ्रॉम ईस्ट मूव राइट हैंडली अप टू नॉर्थ वेस्ट, है ना। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ नंबर 5? ईस्ट से स्टार्ट करेंगे और जाएंगे कहाँ तक? नॉर्थ वेस्ट, यहाँ तक। तो दिस इज माई पाथ। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ नंबर 5? तो आप इस पाथ में नंबर 5 को काउंट करो, तो एक यहाँ 2, तो आंसर होगा 2। पूर्व से शुरू करके दाएं हाथ से उत्तर पश्चिम तक जाएं। पूर्व से शुरू करके दाएं हाथ कैसे समझोगे? आप यहाँ पे हो, आपको हमेशा यहाँ से देखना है, ऐसे दाएं हाथ क्लॉकवाइज, दक्षिणावर्त, दक्षिण दिशा की तरफ, ठीक है, सब सेम है। तो पूर्व से शुरू करके कहाँ तक जाए? उत्तर पश्चिम तक। 5 की आवृत्ति क्या है? तो नंबर ऑफ 5 कितना है? 2। तो जितना बार आएगा वही है मेरा आवृत्ति। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड 2 पेयर्स ऑफ नंबर्स इन विच द डिजिट्स आर कंजिक्यूटिव। अब यहाँ पे देखो, 1 को काउंट करो, 1 को, टोटल 1 कितना बार है? 2 बार, मतलब 1 का पेयर है। 4 आपका 2 टाइम है, 4 का भी पेयर है। 3 आपका 2 बार है, 3 का भी पेयर है। और आपका 2 1 बार और 5 1 बार। तो ये तीनों पेयर में है, 1 भी पेयर में है, 4 भी पेयर में है और 3 भी पेयर में है। मैं देखता हूं अपने ग्रुप में काफी बच्चे इसमें कंफ्यूज करते हैं। तो पेयर में तीनों है, लेकिन आपको वो 2 का पता लगाना है जो कंजिक्यूटिव है, 2 बार आया है लगातार। अब यहाँ पे आप देखो, 1 जो है 2 टाइम्स है आपका कंटिन्यू, तो ये आपका कंजिक्यूटिव पेयर हुआ। P1 एंड G1 कंजिक्यूटिव पेयर हुआ। और R3 एंड K3 ये आपका कंजिक्यूटिव पेयर हुआ, लगातार आया हुआ है। तो आपको क्वेश्चन में बोला कि 2 जोड़ी अंकों का पता करें जिसमें अंक लगातार है। तो आपको ये पता चला कि 3 और 1 पता चला। उन 2 जोड़ियों के बीच वाले मध्य अंक। अब आप बताओ, इन 2 जोड़ी, एक जोड़ी ये, एक जोड़ी ये, इसके बीच में ये है मध्य अंक, तो ये मेरा है। के सामने कौन सा अंक है? तो इसके सामने कौन सा है? A4। कौन सा है? A4। आंसर किसके हिसाब से करेंगे? बॉक्स के हिसाब से। क्या होगा? 4। ठीक है। अगर यहाँ पे रहता के सामने के जगह पे के विपरीत, तो आंसर क्या होता? तो भी आंसर 4 ही होता। घटक के केस में सामने और विपरीत सेम होता है। ठीक है, पार्ट 1 में मैंने बताया हुआ है। तो ये आपको समझ में आया। फाइंड 2 पेयर्स ऑफ नंबर्स इन विच द डिजिट्स आर कंजिक्यूटिव। तो ये आपने देखा यहाँ पे, ठीक है। विच डिजिट विल बी इन फ्रंट ऑफ द मिडिल डिजिट विच इज इन बिटवीन दोज पेयर। तो ये आपका पेयर है, ये आपका पेयर है, ये आपका मिडिल में है, इसके सामने
आपसे पूछा गया है, तो ये आपका आंसर हुआ। क्लियर? इफ यू आर फेसिंग लैंग्वेज इशू देन राइट योर प्रीफर्ड लैंग्वेज इन कमेंट सेक्शन। क्लियर? चलो क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड टू पेयर्स ऑफ नंबर्स इन विच द डिजिट्स आर कंजिक्यूटिव, विच डिजिट विल बी थर्ड। अब यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन को ट्विस्ट कर दिया है, थर्ड टू द राइट ऑफ द मिडिल डिजिट बिटवीन दोज टू पेयर्स। यहाँ पे ऑफ और फ्रॉम ये कंफ्यूजिंग वर्ड है, इसका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। दो जोड़ी अंकों का पता करें जिसमें अंक लगातार हैं, उन दो जोड़ियों के बीच वाले मध्य अंक के दाएं तीसरा कौन सा अंक होगा। तो दो जोड़ी अंकों का पता लगाया जिनमें अंक लगातार हैं, ये आपको पता चला, ये आपको पता चला। उन दो जोड़ियों के बीच वाले मध्य अंक ये पता चला। अब क्वेश्चन है के दाएं, मध्य अंक के दाएं तीसरा अंक, दाएं दक्षिण के तरफ क्लॉकवाइज, के मतलब उसको छोड़ के, तो ये है फर्स्ट, ये है सेकंड और ये है थर्ड। ठीक है? अगर से होता तो साथ में लेके काउंट करते, यहां से साथ में लेके मतलब इसको भी काउंट करते, तब होता 1 2 3, तब ये 3 हो जाता। तो अगर के जगह से कर दे, ऑफ के जगह फ्रॉम कर दे, तो आंसर चेंज हो जाएगा। तो ये आपका डिफरेंस है। तो यहाँ पे क्या है आंसर आपका 5, B5, तो 5। क्लियर? फाइंड टू पेयर्स ऑफ नंबर्स इन विच द डिजिट्स आर कंजिक्यूटिव, which digit will be third to the right of the middle digit, this one is middle digit, or you have to find out the third digit to the right of d4, then you have to exclude d4. okay, तो first second third, तो B5 will be your answer। चलो क्वेश्चन नंबर 7 है, which digit will be before the smallest pair। ध्यान से समझना, which digit will be before the smallest pair of digits in this entire clock। इस पूरी घड़ी तालिका में सबसे छोटा युग्म अंक के पहले कौन सा अंक है। तो सबसे छोटा युग्म अंक आपका ये हुआ है ना, युग्म अंक में ये भी है, युग्म अंक में ये भी है ना। तो सबसे छोटा कौन सा है, तो आप बोलोगे 1। ठीक है, तो सबसे छोटा तो ये है। अब क्वेश्चन क्या है, इस पूरी घड़ी तालिका में सबसे छोटा युग्म अंक के पहले, तो ये है ना। तो आप बोलोगे सर इससे पहले या इससे पहले, यहाँ भी बच्चे दिमाग लगाते हैं। तो युग्म अंक कौन सा है, तो 1 है ना। ये एक पेयर है, तो ना तो आपको इसको देखना है ना तो आपको इसको देखना है ना। आप बस ये समझो कि ये 1 है। इसके पहले अगर मतलब मैं यहाँ पे इंडिविजुअली इसको ट्रीट नहीं कर रहा हूं, ये एक ग्रुप है, दिस वन इज पेयर। ओके, तो ये एक ग्रुप है। अब आपको ये देखना है इस पेयर से पहले और इस पेयर के बाद। तो पहले तो M2 है, तो आंसर होगा 2। ठीक है, इस पूरी घड़ी तालिका में सबसे छोटा युग्म अंक के पहले कौन सा अंक होगा, M2। 2 which digit will be before the smallest pair, है ना, before the pair। तो this one is pair, तो you have to look before the pair। ओके, तो आंसर विल बी M2। चलो क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, रोटेशन के कंसेप्ट पे है। तो इसका देखते हैं, मूविंग क्लॉकवाइज फ्रॉम नॉर्थ। अब ये नॉर्थ है, हमेशा आपको सेंटर के तरफ से देखना है। ठीक है, आपको नॉर्थ से क्लॉकवाइज जाके ईस्ट तक जाना है, तो आप ऐसे करके ईस्ट तक जाओगे। अब द नंबर इन फ्रंट ऑफ विच इज ऑब्टेन्ड बिटवीन देम। अब यहाँ पे नॉर्थ से क्लॉकवाइज चलते हुए ईस्ट तक पहुंचे, इनके बीच में जो अंक प्राप्त है, तो दिस वन इज इन द मिडिल, है ना। लुक एट दिस पाथ, इफ यू गो फ्रॉम नॉर्थ टू ईस्ट, G1 विल बी इन द मिडिल। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, उसके सामने का अंक कौन सा होगा, तो विच इज इन फ्रंट ऑफ G1, है ना।
मूविंग क्लॉकवाइज फ्रॉम नॉर्थ रीच ईस्ट द नंबर इन फ्रंट ऑफ विच इज ऑब्टेन्ड बिटवीन देम, विच नंबर विल इट बी, है ना, वही है। G1 इज इन द मिडिल ऑफ R4 एंड K2, या आप ऐसे कह सकते हो कि इफ यू गो फ्रॉम नॉर्थ टू ईस्ट देन G1 विल बी इन द मिडिल। नाउ द क्वेश्चन इज विच वन विल बी इन फ्रंट ऑफ G1, आंसर विल बी S2, तो आपका 2 आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है इफ मूविंग एंटी क्लॉकवाइज फ्रॉम ईस्ट वी रीच वेस्ट, यहां से आपको एंटी क्लॉकवाइज जाके वेस्ट तक जाना है, विच विल बी द सेकेंड नंबर टू इट्स राइट। अब ये कहां से, बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज करते हैं, है ना, ईस्ट से वामावर्त चलते हुए वेस्ट तक पहुंचे, इसके दाएं, ये इसका मतलब क्या हुआ, किसके दाएं। तो क्वेश्चन आपको केयरफुली समझना है, ईस्ट से वामावर्त चलते हुए वेस्ट तक पहुंचे, आप वेस्ट पे पहुंच चुके हो, है ना। इफ यू मूविंग एंटी क्लॉकवाइज फ्रॉम ईस्ट रीच टू वेस्ट, नाउ यू आर इन वेस्ट, है ना, नाउ यू आर एट दिस प्लेस। अब क्वेश्चन है आपका विच विल बी द सेकेंड नंबर टू इट्स राइट। तो राइट में ये आप सेंटर पे हो, ध्यान से देखना, आप यू आर एट द सेंटर, ओके, नाउ यू हैव टू गो राइट, तो दिस वन इज फर्स्ट राइट, दिस वन इज सेकेंड राइट, है ना। ईस्ट से वामावर्त चलते हुए वेस्ट तक पहुंचे, इसके दाएं दूसरा, इसके दाएं दूसरा, ये पहला ये दूसरा R4, तो आपका आंसर होगा 4। समझ में आया। तो ये सब देखो क्वेश्चन बताने से समझना आसान है, टाइम दूंगा तो आप बना भी लोगे, ऐसा नहीं है कि 10 मिनट में 20 क्वेश्चन आप नहीं बना सकते हो, आप आसानी से बना सकते हो। इंपॉर्टेंट पॉइंट इज यू हैव टू सॉल्व ऑल द 20 क्वेश्चंस विद इन 10 मिनट ऑन अ लैपटॉप ड्यूरिंग योर फाइनल एग्जाम, जहां पे माउस का स्क्रॉल व्हील काम नहीं करेगा, दुनिया भर का स्क्रॉलिंग है, तो टाइम प्रॉब्लम है ना, मेन प्रॉब्लम है टाइम मैनेजमेंट, और ये कैसे होगा, ये होगा प्रैक्टिस से, है ना। घर में सब लोग बना लोगे 20 में 20 10 मिनट के अंदर, लेकिन जब आप लैपटॉप पे प्रैक्टिस करोगे ना तो 10 से 11 क्वेश्चन नहीं कर पाओगे और आपका टाइम खत्म होगा। लेकिन जब बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आप विद इन टाइम आप पूरा का पूरा 20 क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे विथ 100% एक्यूरेसी। क्लियर। चलो क्वेश्चन नंबर 10 है इफ नॉर्थ इज एक्सचेंज विथ साउथ एंड ईस्ट इज एक्सचेंज विथ वेस्ट, विच विल बी द सेकेंड डिजिट ऑफ R1 इन क्लॉकवाइज। नॉर्थ को साउथ से, ईस्ट को वेस्ट से एक्सचेंज करने पर R1 के दक्षिणावर्त दूसरा अंक कौन सा होगा। तो हम लोग नॉर्थ को करेंगे साउथ, साउथ को करेंगे नॉर्थ, है ना, और क्या है ईस्ट को वेस्ट से, ईस्ट को करेंगे वेस्ट और वेस्ट को करेंगे ईस्ट। हमेशा याद रखना यहाँ पे इस क्वेश्चन में सिर्फ डायरेक्शन को एक्सचेंज करने का बात किया गया है, तो हम लोग सिर्फ डायरेक्शन को एक्सचेंज करेंगे, सिर्फ दिशा को एक्सचेंज करेंगे, कंपोनेंट को एक्सचेंज नहीं करेंगे। ओके, सब कुछ आपको पार्ट 1 में मैंने बताया हुआ है ना। करने पर R1 के दक्षिणावर्त दूसरा अंक कौन सा है। अब यहाँ पे R1 है, अब R1 कहाँ पे है, तो R1 जहाँ था वहीं पे है, R1 जहाँ था वहीं पे है, हम लोग बस दिशा को चेंज कर दिए हैं, कंपोनेंट जहां था वहीं पे है। तो क्वेश्चन है R1 के दक्षिणावर्त दूसरा, तो R1 के दक्षिणावर्त पहला ये और दूसरा ये कौन सा है बताओ आप लोग। सर D3, कोई मतलब नहीं है, ये आपका वेस्टेज ऑफ टाइम था। क्या था, वेस्टेज ऑफ टाइम। क्यों, सिर्फ डायरेक्शन चेंज किए थे, है ना। अगर डायरेक्शन के साथ साथ कंपोनेंट चेंज करते तो फिर मेरा आंसर चेंज हो जाता। तो ये सब अ काइंड ऑफ ट्रिकी क्वेश्चन है, आपको ये समझना पड़ेगा। ओके, इफ नॉर्थ इज एक्सचेंज विथ साउथ एंड ईस्ट इज एक्सचेंज विथ वेस्ट, विच विल बी द सेकेंड डिजिट ऑफ R1 इन क्लॉकवाइज। तो R1 ये है क्लॉकवाइज, फर्स्ट डिजिट P5, सेकेंड डिजिट D3, आंसर विल बी D3। अगेन आई एम रिपीटिंग, इफ यू आर वाचिंग part 2 lecture, then
pause this video and first watch part 1, make a proper notes, do revision, and after that only you have to practice. Okay, चलो क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग रोटेशन के बारे में बात करें। मूव 90 डिग्री लेफ्ट हैंडेड ऑफ N3। अब एक कंसेप्ट पार्ट 1 में एंगल के बारे में, वैसे तो मैंने बताया हुआ है लेकिन थोड़ा सा डिटेल्स में यहाँ पे बता देता हूँ। 90 डिग्री पहले यहाँ पे आप लोग देख ही लो, ये आप लोग पढ़े होंगे, ये आपका 90 डिग्री है। कितना है? 90 डिग्री। ये पूरा आपका कितना है? 180 डिग्री है ना, और ये पूरा आपका कितना है? 360 डिग्री। ये आपको आता होगा। तो अगर आप यहाँ पे हो और आपको बोला जाएगा कि आप 90 डिग्री दक्षिण जाओ या राइट हैंड साइड में जाओ या क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाओ, तो आप यहाँ से कहाँ पे आओगे? यहाँ पे आओगे। अगर आपको बोला जाएगा 180 डिग्री तो यहाँ से आप यहाँ पे आओगे। 270 डिग्री यहाँ से आप यहाँ पे आओगे, और 360 डिग्री आप वापस से यहाँ पे आ जाओगे। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया। ठीक है, तो जब ये आपका 90 डिग्री है तो ये कितना है? ये आपका 45 डिग्री है, 45 डिग्री है। तो आपको एंगल के बारे में समझना है। आप कहीं भी हो, याद रखना, इसको 8 हिस्सा में डिवाइड करो। एक हिस्सा 1 पार्ट इज इक्वल टू 45 डिग्री है ना, और इस हिसाब से आप कर लो। 45 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री, ये सब छोटा सा चीज है, आप लोग जानते होंगे। चलो यहाँ पे आगे बात करते हैं। यहाँ पे देखो, मूव 90 डिग्री लेफ्ट हैंडेड ऑफ N3। अब आप N3 पे हो, है ना। 90 डिग्री आपको लेफ्ट आपको बताओ, आप यहाँ पे सेंटर के तरफ हो, आपका लेफ्ट किधर है? इधर है ना। तो ये 45 है, तो आप यहाँ पे आ जाओगे। ये चीज आपको समझना जरूरी है। आप N3 पे हो तो राइट लेफ्ट क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज आपको पता होगा, तो आपको 90 डिग्री जाना है, तो आप यहाँ पे आ जाओगे। ये 45 एक हिस्सा, दूसरा हिस्सा 90 है ना। तो N3 से 90 डिग्री बाएं हाथ की ओर घूमे तो आप यहाँ पे आ गए। अब आप यहाँ पे हो, क्वेश्चन है फिर 135 डिग्री दाएं हाथ घूमे, फिर आपको यहाँ से 135, तो आपको एंगल पता होना चाहिए। यहाँ से 90 वापस और 135 यानी कि 45 और, यानी कि आप यहाँ पे आ गए, है ना। ये चीज आपको समझ में आना चाहिए। तो आप पहले 90 गए लेफ्ट, फिर आप 135 गए राइट, यानी कि आप 45 डिग्री गए राइट। तो नाउ यू आर एट दिस पोजीशन, है ना। अंतिम अक्षर कौन सा है? तो R1, आंसर होगा आपका 1, है ना। यहाँ पे किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, सिंपल सा क्वेश्चन है। चलो क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। ये भी आपका कुछ रोटेशन पे ही है, लेफ्ट राइट प्रीसीडिंग सक्सीडिंग पे। तो यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12, इफ नॉर्थ इज एक्सचेंज विथ साउथ, ध्यान से देखना, इफ नॉर्थ इज एक्सचेंज विथ साउथ एंड ईस्ट इज एक्सचेंज विथ वेस्ट, which will be the first digit on the left of the component which is in front of K2। अब थोड़ा सा ट्रिकी बनाते हैं इसको। उत्तर को दक्षिण से और पूरब को पश्चिम से एक्सचेंज करने पर K2 के सामने वाले घटक के बाएं पहला अंक कौन सा होगा? K2 यहाँ है, K2 के सामने वाले घटक यहाँ पे आए, के बाएं पहला अंक, सेंटर से हमेशा बायां दायां सेंटर से जाना है, बायां दायां सेंटर से जाना है। तो बाएं पहला अंक तो P5 है, ठीक है, P5 है। तो आपका क्या होगा? P5। अब आप बोलोगे सर डायरेक्शन का क्या रोल है यहाँ पे? तो ये सिर्फ आपका वेस्टेज ऑफ टाइम है। इफ नॉर्थ इज एक्सचेंज विथ साउथ एंड ईस्ट इज एक्सचेंज विथ वेस्ट, which will be the first digit on the left of the component which is in front of K2? K2 in front of K2 is G4. Now
which one will be the first digit on the left? Go to the left. First one is P5. P5 will be the answer. Okay. No any use of this direction exchange. This is completely wastage of time. तो मैंने आपको फर्स्ट पॉइंट लिखाया था कि फर्स्ट यू हैव टू रीड द क्वेश्चन कंप्लीटली. सबसे पहले आप क्या करोगे, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ोगे. उत्तर को दक्षिण से, पूरब को पश्चिम से एक्सचेंज करने पे कर दिए ना. डायरेक्शन को एक्सचेंज करने का कुछ आगे मेरा कोई मीनिंग ही नहीं है. K2 के सामने वाले घटक के बाएं पहला अक्षर कौन सा है, यहाँ से ही मेरा आंसर आ जाएगा. क्लियर. क्वेश्चन नंबर 13 है कि इन दिस इंटायर क्लॉक टेबल if all the components are exchanged with its opposite component, which will be the first digit to the left of A? अब ये सब थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है. इस पूरी घड़ी तालिका में सभी घटकों का एक दूसरे को सामने से एक्सचेंज करने पर A के बाएं पहला अंक कौन सा होगा. तो इसको कैसे बनाओगे आप. इस पूरी घड़ी तालिका में सभी घटकों का एक दूसरे को सामने से, अब यहां पे हो गया P1, यहां पे हो गया R3, यहां पे हो गया G1, यहां पे हो गया B5, यहां पे हो गया D4, यहां पे हो गया A4, यहां पे हो गया M2, यहां पे हो गया K3. मैंने एक्सचेंज कर दिया सभी को. एक दूसरे को सामने से एक्सचेंज करने पर A के बाएं पहला अंक, A कहाँ है, A यहाँ है. इसके बाएं पहला अंक सेंटर से बाएं ये है, B5 है. आंसर होगा 5. अब मैंने तो आपको बताया कि फाइनल एग्जाम में ना पेन मिलेगा, ना पेपर, ना रफ सीट, तो आप तो लिख नहीं पाओगे, है ना. तो आपको तो आंसर बस स्क्रीन को देखकर करना है. तो आंसर कैसे करेंगे, तो इसको हम लोग इस हिसाब से देखते हैं. देखो क्वेश्चन है इस पूरी घड़ी तालिका में सभी घटकों का एक दूसरे को सामने से एक्सचेंज करना है. तो ये मुझे याद है, मैंने देखा कि मुझे एक्सचेंज करना है. अब क्वेश्चन है A के बाएं पहला अंक, A कहाँ पे है, यहाँ पे. लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से A कहाँ पे है, यहाँ पे. ध्यान से समझना. A के बाएं पहला अंक यहाँ है A, लेकिन बोला गया है हम लोग सबको सामने से एक्सचेंज कर दिए. तो आप बताइए कहाँ पे है, यहाँ पे. इसके बाएं पहला अंक कौन सा है, प्लेस छोड़ दो जी, आप यही बोलोगे जी. लेकिन सामने से एक्सचेंज हुआ है तो G1 तो यहाँ आ गया है, यहाँ गया है B5, तो आंसर करेंगे 5. तो हम लोग इस हिसाब से बनाएंगे. ठीक है. In this entire clock table, if all the components are exchanged, this line you have to remember in your mind with its opposite component. Now, just see the last line, which will be the first digit to the left of A. है ना. तो क्वेश्चन क्या है आपका, which will be the first digit to the left of A. Then find A. Where is A? ओके. आप लोग यहाँ पे, लेकिन यहाँ नहीं है, मैंने एक्सचेंज किया हुआ है. Now A is at this place. तो this A is at this place. Now question is which will be the first digit to the left of A. Now you have to find out the first digit to the left of A. Means what? At this place which digit is present. तो this one is exchange with this one. तो at this place B5 is there. So answer will be 5. Okay. मैं आपको एक सेपरेट लेक्चर लाऊंगा जो कंप्लीट इंग्लिश में होगा, वहां पे किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा. उम्मीद करता हूं यहाँ पे आप लोग समझ गए होंगे. क्लियर है. क्वेश्चन नंबर 14 है इफ द लेटर्स ऑफ P3 एंड L1 आर एक्सचेंज विच विल बी द फर्स्ट डिजिट बिफोर नॉर्थ. अब देखो पहले स्टेप वाइज स्टेप चलते हैं. P3 और L1 के अक्षर को आपस में एक्सचेंज करना. यहाँ पे क्या है, अक्षर को. P3 और L1, P3 यहाँ है, L1 यहाँ है. अक्षर को एक्सचेंज करना है, मतलब सिर्फ लेटर, है ना, ओनली लेटर. L यहाँ, P यहाँ, है ना. 1 यहाँ पे रह जाएगा जैसे है ऐसे ही, और 3 यहाँ पे रह जाएगा. आपने सिर्फ लेटर एक्सचेंज किया है. ओके. विच विल बी द फर्स्ट डिजिट बिफोर नॉर्थ A. अब आपका क्वेश्चन है कि नॉर्थ से पहले. अब पहले और बाद में मैंने आपको बताया था
डायरेक्शन के हिसाब से, ऑलवेज यू हैव टू फॉलो क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब आप यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से यहाँ गए, तो पहले कौन है बाद में कौन है आप आसानी से पता कर सकते हो। तो नॉर्थ के पहले तो आपको ये प्लेस देखना है, ठीक है। तो पहला अंक कौन सा है, अब अंक यहाँ पे 3 है, तो इसका आंसर होगा 3, है ना। विच विल बी द फर्स्ट डिजिट बिफोर नॉर्थ, तो बिफोर नॉर्थ L3 इज देयर, तो 3 विल बी द आंसर। अब आप इतना करोगे क्या, नहीं, हम लोग क्या करेंगे, इसको ट्रिक से बनाएंगे। ट्रिक बेसिकली कुछ नहीं होता है, टाइम सेव आप कैसे कर पाते हो, कौन सा अप्रोच लेकर के, वही आपको ट्रिक कहलाता है, ठीक है। तो P3 और L1 के अक्षर को आपस में एक्सचेंज करने पे नहीं देखेंगे, यहां तक अभी देखेंगे ही नहीं, क्वेश्चन पूरा पढ़ना है। नॉर्थ के पहले पहला कौन सा अंक है, आप बताओ। नॉर्थ यहाँ है, इसके पहले यहाँ है P3। अब क्वेश्चन है कि अक्षर को बदलना है, मतलब नंबर वहीं पे है जो है, तो 3, ऐसे करके आप आंसर करोगे। क्वेश्चन नंबर 15 है, पूरे चित्र में सभी अंकों को एक दूसरे के सामने से एक्सचेंज करने पे, यहाँ पे देखो अंकों को चेंज हो रहा है। पिछला क्वेश्चन में आपका क्या था, अक्षर को चेंज कर रहा था, लेटर को चेंज कर रहा था, यहाँ पे क्या है, अंक को चेंज करा, डिजिट को चेंज करा, नंबर को चेंज करा। पूरे चित्र में सभी अंकों को एक दूसरे के सामने से एक्सचेंज करने पे पश्चिम के बाएं पहला अंक, तो पहले हम लोग लास्ट लाइन देखेंगे, पश्चिम के बाएं, पश्चिम ये है, इसके बाएं ये है पहला, तो पश्चिम के बाएं पहला अंक A2 है। अब क्वेश्चन है कि पूरे चित्र में सभी अंकों को एक दूसरे के सामने से एक्सचेंज करने पे, तो इसको इससे एक्सचेंज किए, है ना। तो अब आपका यहाँ 1 आ गया है और ये 2 आपका यहाँ चला गया है। अंक कौन सा होगा, अंक के बारे में पूछा गया, वैसे भी हमेशा स्क्वायर के अंदर जो वैल्यू है उसी को देख के आंसर करना है। तो अब आपका यहाँ पे 1 है, तो 1 आपका आंसर, ठीक है। आफ्टर एक्सचेंजिंग ऑल द नंबर्स विथ देयर अपोजिट इन द इंटायर टेबल, इंटायर पिक्चर, which will be the first number to the left of west, then first go to the left of west, first number left of west is A2, now A2 is exchanged with T1 but only number is exchanged, means 1 और 2 जो है वो आपका एक्सचेंज हुआ है और लेटर आपका जहां था वहीं पे है, तो यहाँ पे A2 आंसर होता, बट 2 इज एक्सचेंज विथ 1, तो राइट आंसर विल बी 1। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, उत्तर को दक्षिण से बदलने पर दक्षिण से दाएं। अब देखो यहाँ पे डायरेक्शन चेंज का इंपॉर्टेंट रोल है। उत्तर को दक्षिण से बदलने पर दक्षिण से दाएं चौथा अक्षर का अंक क्या होगा। अब उत्तर को दक्षिण से, अब मेरा यहाँ पे हो गया है दक्षिण और यहाँ पे हो गया है उत्तर, तो यहाँ पे क्वेश्चन आपको फंसा दिया, है ना। उत्तर को दक्षिण से बदलने पर दक्षिण से दाएं चौथा अक्षर, दक्षिण से दाएं। अब यहाँ पे देखो से मतलब 7, ठीक है। व्हाट विल बी द नंबर ऑफ द फोर्थ लेटर टू द राइट फ्रॉम, फ्रॉम मतलब इंक्लूड, है ना। तो ये सब ट्रिकी क्वेश्चन है, 2 कॉन्सेप्ट आपका एक क्वेश्चन में पूछा। तो दक्षिण से दाएं तो आपको इंक्लूड करना है, तो ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। दक्षिण से दाएं चौथा, तो आपको यहाँ पे ऑफ और फ्रॉम का कंसेप्ट यूज हो गया, आपको डायरेक्शन एक्सचेंज का कंसेप्ट यूज हो गया और आपको राइट मतलब रोटेशन का कंसेप्ट यूज हो गया। तो आपका आंसर है M5, 5 विल बी द आंसर, है ना। इसको आप ऐसे शॉर्टकट में करोगे, उत्तर को दक्षिण से बदलने पर दक्षिण यानी कि उत्तर, क्योंकि उत्तर को दक्षिण से बदल दिए, तो उत्तर से दाएं चौथा अंक, उत्तर ये है, से है 1 2 3 4, M5 आंसर, ठीक है। इस तरह से हमें जल्दी जल्दी करना होगा। अभी भी बता रहा हूँ एक इम्पोर्टेंट पॉइंट कि रेलवे अब फास्ट हो चुका है, पर ईयर आपका कैलेंडर के हिसाब से वैकेंसी आएगा, और आपको तो इतना पता होगा ना कि 1 साल के अंदर आपका ALP का साइको टेस्ट हो जाएगा। इतना तो आपको विश्वास होगा कि ALP का साइको टेस्ट 1 साल के अंदर हो जाएगा। जिस हिसाब से CBT एग्जाम हुआ
जितना जल्दी आंसर की दिया। अब आपका रिजल्ट आएगा CBT 1 का, उसके 2 महीना 2.5 महीना 3 महीना कभी भी CBT 2 होगा, और जिस दिन CBT 2 होगा उसी दिन से साइको टेस्ट का इंतजार करोगे। CBT 2 जिसका अच्छा जाएगा वो तो उसी दिन से साइको टेस्ट का प्रिपरेशन अच्छा करेगा। तो अगर आपको लगता है कि आप इंटेलिजेंट हो, आप CBT 2 निकाल लोगे, आप 1,50,000 बच्चे में आ जाओगे, तो आप लोग साइको टेस्ट अभी से प्रैक्टिस कर सकते हो। काफ़ी फ्रेंड आपके जो है वो अनलिमिटेड एजुकेशन से साइको टेस्ट का प्रैक्टिस कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि मैंने वैलिडिटी 1 साल का दिया हुआ है। ऐसा तो नहीं है कि आपका वैलिडिटी खत्म हो जाएगा, एक्सपायर हो जाएगा और आपका एग्जाम नहीं होगा। अगर ऐसा होता है ना, तो चलो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, मैं आपका कोर्स स्टार्ट कर दूंगा। अगर एग्जाम होने से पहले आपका कोर्स एक्सपायर हो जाएगा, मतलब 1 साल तक अगर एग्जाम नहीं होगा, तो मैं आपको फिर से अगला 1 साल के लिए अलाउ कर दूंगा। उसका टेंशन आपको नहीं लेना। अनलिमिटेड एजुकेशन का सिंगल छोटा सा रूल है, अगर आप एक बार अनलिमिटेड पे आ गए, मतलब आपने अनलिमिटेड पे ट्रस्ट दिखाया, और अब ये मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको इस प्लेटफॉर्म पे प्रैक्टिस में कोई कमी नहीं होने दूंगा आपके एग्जाम तक। मैं स्टूडेंट रह चुका हूँ, मुझे एक एक चीज़ पता है कि स्टूडेंट कैसे रहते हैं, कैसे प्रिपरेशन करते हैं, कितना स्ट्रगल करते हैं, सब कुछ। चलो, क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द 5th लेटर मूविंग क्लॉकवाइज फ्रॉम N4। अब यहाँ पे आपसे ऑफ फ्रॉम का कंसेप्ट भी चेक कर लिया, आपसे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज का भी कंसेप्ट चेक कर लिया, ठीक है। N4 से घड़ी की दिशा में जाने पर 5वां अंक का मान से N4 खोजो, से है या फ्रॉम है, मतलब इंक्लूड करना है, इसको काउंट करना है। तो N4 से घड़ी की दिशा, घड़ी का दिशा आपका ये है, राइट साइड क्लॉकवाइज दक्षिणावर्त में जाने पर 5वां अक्षर, तो ये है 1, यहीं से काउंट करेंगे। फ्रॉम है, इंक्लूड 1 2 3 4 5, तो G1 इज द 5th लेटर फ्रॉम N4 इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो योर आंसर विल बी G1। आपका आंसर क्या होगा? G1 1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 देखो, पश्चिम के अक्षर को उत्तर के अक्षर से बदलने पे, सिर्फ अक्षर बदलना है, इसको याद रखना। पश्चिम के अक्षर को उत्तर के अक्षर से बदलने पर मध्य अंक के सामने वाले अंक के दाईं ओर तीसरा अंक। तो पश्चिम और उत्तर, ये है पश्चिम, ये है उत्तर। पश्चिम के अक्षर को उत्तर के अक्षर से, तो पश्चिम के अक्षर को उत्तर के अक्षर से, ये B यहाँ, D यहाँ, बदलने पर मध्य अंक, बीच में ये है, मिडिल में ये है, मध्य अंक के सामने वाले अंक, इसके सामने ये है, सामने वाले अंक के दाईं ओर तीसरा। दायां आप क्लॉकवाइज में जाओगे, हमेशा दायां राइट साइड, राइट हैंड साइड क्लॉकवाइज दक्षिणावर्त सब सेम है, हमेशा सेंटर से देखोगे। दाईं ओर तीसरा अंक, तो अंक के है, तो दाईं ओर ये पहला हुआ, ये दूसरा हुआ, ये तीसरा हुआ। दाईं ओर के एक्सक्लूड है ना, ऑफ, व्हाट विल बी द 3rd डिजिट टू द राइट ऑफ द डिजिट, तो एक्सक्लूड, तो एक्सक्लूड 1 2 3 है ना। दाईं ओर तीसरा अंक क्या होगा? तो आपका अंक क्या है यहाँ पे, तो आपने क्या किया, लेटर चेंज किया है। अंक तो भैया 4 था, 4 है ना, सिर्फ आपका B वहां गया है और D यहाँ आया है, लेकिन अंक तो भैया 4 यहाँ भी था और 1 यहाँ था, अंक चेंज नहीं हुआ है, तो 4 ही होगा आपका आंसर, ठीक है। थोड़ा सा फिर से देखो, आफ्टर एक्सचेंजिंग द लेटर ऑफ वेस्ट, कुछ नहीं करते हैं, इसको वेस्टेज ऑफ टाइम छोड़ देते हैं, विथ द लेटर ऑफ नॉर्थ। यहां से क्वेश्चन स्टार्ट, व्हाट विल बी द 3rd डिजिट टू द राइट ऑफ द डिजिट इन फ्रंट ऑफ द मिडिल डिजिट। अब ये मिडिल डिजिट कहाँ से लाओगे, कहाँ है मिडिल डिजिट? तो आफ्टर एक्सचेंजिंग द लेटर ऑफ वेस्ट एंड नॉर्थ, वेस्ट एंड नॉर्थ के बारे में बात हो रहा है, इसका मिडिल डिजिट है H3, इसको आप इन फ्रंट ऑफ डिजिट से एक्सचेंज करोगे और इससे आपको तीसरा जाना है ना, तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ये आपका B4, और सिर्फ B एंड D आर एक्सचेंज विथ ईच अदर, है ना,
सिर्फ लेटर चेंज हो रहा है, नंबर आपका वहीं पे है, तो आपका आंसर 4 ही होगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 19, N3 को T3 से बदलने पर। मैंने आपको एक्सचेंज ऑफ डायरेक्शन दिखाया, मैंने आपको एक्सचेंज ऑफ नंबर दिखाया, मैंने आपको एक्सचेंज ऑफ लेटर दिखाया। अब ये क्वेश्चन है एक्सचेंज ऑफ कंपोनेंट पे, है ना। एक्सचेंज ऑफ नंबर में सिर्फ नंबर चेंज होता है, एक्सचेंज ऑफ डायरेक्शन में सिर्फ डायरेक्शन चेंज होता है, एक्सचेंज ऑफ लेटर में सिर्फ लेटर चेंज होता है, लेकिन दिस इज एक्सचेंज ऑफ कंपोनेंट N3 को T3 से। तो ये पूरा चेंज होगा, यहाँ पे आया है T3 और यहाँ पे गया है N3। ठीक है, पश्चिम में कौन सा अंक है, तो पश्चिम ये है, पश्चिम में N3 था, लेकिन अब N3 के जगह T3 आ गया, तो आंसर 3 होगा। ठीक है, ठीक है, चलो और एक क्वेश्चन देखते हैं। A2 को M5 से, G1 को C4 से बदलने पे, क्वेश्चन पहले पूरा पढ़ेंगे, नॉर्थ में कौन सा अंक होगा। अब इसको पहले ट्रेडिशनल अप्रोच लगाते हैं। A2 को M4 से, A2 हो गया मेरा M4 और M4 हो गया A2। उसके बाद है G1 को C4 से, तो ये हो गया C4, ये हो गया G1। ये आप करोगे मन में। उसके बाद क्वेश्चन है नॉर्थ में कौन सा अंक है, तो अब आप जाओगे नॉर्थ में, आप देखोगे M4 है, तो आप आंसर करोगे 4। तो यहाँ पे मान के चलो 30 सेकंड लगता है, मान के चलो 30 सेकंड। तो आप 2 को चेंज किए, आप 2 को चेंज किए। मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि 2 को चेंज नहीं करना है, सिर्फ 1 को चेंज करना है। अब ये कैसे पता लगाएंगे, तो आप कुछ मत करो, आप क्वेश्चन पढ़ो। A2 को M4 से और G1 को C4 से बदलने पे, मैं अभी नहीं बदलूंगा। नॉर्थ में कौन सा अंक है, नॉर्थ, नॉर्थ में है A2। अब इसमें से खोजेंगे A2 को किससे चेंज कर रहे हैं, M4 से, आंसर होगा 4। ऐसे करके आप अप्रोच लोगे। ठीक है, व्हाट नंबर विल बी इन नॉर्थ इफ A2 इज रिप्लेस्ड विथ M4 एंड G1 इज रिप्लेस्ड विथ C4। तो क्वेश्चन इज व्हाट नंबर विल बी इन नॉर्थ, तो इन द नॉर्थ A2 इज प्रेजेंट, A2 इज रिप्लेस्ड विथ M4, तो इंस्टेड ऑफ A2 नाउ M4 इज देयर, योर आंसर विल बी 4। लीव दिस सेकेंड लाइन। ठीक है, अब आपका क्वेश्चन नंबर 21 है, ये इन फ्रंट का क्वेश्चन है, इन फ्रंट ऑफ अपोजिट। D4 के सामने कौन सा नंबर है, तो D4 के सामने है K5, है ना। व्हाट इज द नंबर इन फ्रंट ऑफ D4, तो K5 इज इन फ्रंट ऑफ D4, योर आंसर विल बी 5। क्वेश्चन नंबर 22 है, दक्षिण पश्चिम के सामने घटक का क्या मान है। अगर आपको इन फ्रंट ऑफ डायरेक्शन में कंफ्यूजन है, तो आप जाकर के पार्ट 1 को अच्छे से देखो। दक्षिण पश्चिम के सामने, दक्षिण पश्चिम के सामने घटक का क्या मान है, S5, आंसर विल बी 5। बार बार बता रहा हूं, दक्षिण पश्चिम ये है ना। RDSO क्लियर लिखता है, डायरेक्शन का पता आपको हमेशा क्लॉक के सेंटर से लगाना है। आप सेंटर में हो, यहाँ पे है दक्षिण पश्चिम, ये है आपका साउथ वेस्ट, तो यहाँ पे है डायरेक्शन। इन फ्रंट ऑफ साउथ वेस्ट इज S5 नॉट T5। क्लियर, कंफ्यूजन है, पार्ट 1 में मैंने काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। सिर्फ इस सिंगल पॉइंट को मैंने लगभग 10 मिनट तक एक्सप्लेन किया हुआ है, तो आप उसको देखो, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द कंपोनेंट इन फ्रंट ऑफ साउथ वेस्ट, S5 इज देयर, 5 विल बी द आंसर। क्लियर, दक्षिण दिशा के विपरीत संख्या कौन सा है, दिस वन इज साउथ, अपोजिट ऑफ साउथ इज नॉर्थ, M1 in the north, 1 will be the answer। दक्षिण दिशा के विपरीत संख्या क्या है, दक्षिण ये है, दक्षिण का विपरीत, ये दक्षिण का सामने हुआ, ये दक्षिण का विपरीत हुआ। सब कुछ क्लियर कर दिया हूं। दक्षिण के सामने है K5, दक्षिण के विपरीत नॉर्थ होता है और नॉर्थ में है M1, तो दक्षिण के सामने K5,
दक्षिण के विपरीत M1, दक्षिण के विपरीत है M1 लेकिन नॉर्थ के सामने है M1। ठीक है, समझ में आया। M1 K5 एक दूसरे के सामने है और विपरीत भी है। M1 के सामने K5, M1 के विपरीत K5, ठीक है। लेकिन जब दिशा का बात आता है तो चेंज हो जाता है। दिशा दक्षिण के सामने K5, दक्षिण के विपरीत M1, ठीक है। दिशा के केस में अलग अलग होता है, कंपोनेंट घटक अवयव के केस में समान होता है। पार्ट 1 जाकर के अच्छे से देखो। दक्षिण दिशा के विपरीत, दक्षिण दिशा के विपरीत M1 है। एक आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 24 B3 को R5 से बदलने पर, बाद में बदलेंगे, अभी नहीं बदलेंगे। उत्तर में कौन सा अंक है? उत्तर में है B3। उत्तर में कौन सा है? B3। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग B3 को R5 से चेंज कर दिए तो 5 आपका आंसर होगा। क्लियर? ओके, तो आपको इस तरह से बनाना है। व्हाट नंबर विल बी इन द नॉर्थ? तो इन द नॉर्थ B3 इज देयर, B3 is replaced by R5, then R5 will be the answer. Clear? Question number 25, B3 को R5 से बदलने पर दक्षिण में कौन सा अंक होगा? तो दक्षिण में R5 है, लेकिन R5 को तो B3 से चेंज कर दिए तो 3 आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26, H3 के सामने वाला अंक के दाईं अंक के विपरीत अंक कौन सा होगा? H3 के सामने वाला अंक, H3 यहाँ, इसके सामने वाला अंक यहाँ, इसके दाईं अंक, इसका ठीक दायां अंक है P5 और P5 के विपरीत, P5 के सामने रहता तो भी D1, P5 के विपरीत है तो भी D1, तो इसका आंसर होगा 1। क्लियर? अब आपका दूसरा कंसेप्ट पे क्वेश्चन है, P3S2L1 G1 को मिलाकर एक वर्ग का निर्माण करें। P3S2L1 और G1 को मिलाकर के एक वर्ग का या एक रोम्बस का या एक आयत का या एक समचतुर्भुज का निर्माण करें। इस वर्ग में सबसे बड़ा अंक के सामने कौन सा अंक होगा? तो इस वर्ग में सबसे बड़ा अंक है आपका P3 और P3 के सामने आपका L1, तो आंसर होगा 1। इसको और थोड़ा सा शॉर्टकट करेंगे, इसको मिलाकर एक वर्ग का निर्माण करेंगे। अब आप मुझे बताओ, आगे नहीं जाएंगे, मैं वर्ग का निर्माण भी नहीं करूंगा। इसमें सबसे बड़ा कौन सा होगा? P3S2L1 G1, सबसे बड़ा कौन सा होगा? आप लोग सर P3, तो मुझे यहां से पता चला कि P3 सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा उसके सामने, तो डायरेक्ट P3 देखो, P3 के सामने L1 है तो L1 मेरा आंसर होगा। ओके, यू डोंट नीड टू ड्रॉ अ स्क्वायर, जस्ट सी द सेकेंड लाइन, विच नंबर विल बी इन फ्रंट ऑफ द बिगेस्ट नंबर। तो बिगेस्ट नंबर इज व्हाट? P3, देन सी इन फ्रंट ऑफ P3, दैट विल बी योर आंसर। ऐसे करके आप 5 सेकंड 10 सेकंड ही बचाओगे अगर हर एक क्वेश्चन में, तो आपका काफी टाइम सेव होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 28, T5N4 K2 को मिलाने से एक त्रिभुज बनता है, किस शीर्ष का अंक का मान अन्य से अधिक है? अब आप बोलोगे सर यहाँ पे क्वेश्चन है T5, तो यहाँ पे T5 N4 और K2, N4 और K2, इसको मिलाने से एक ट्रायंगल बना और इसमें 3 आपका शीर्ष है, N4, T5 और K2। क्वेश्चन है आपका किस शीर्ष का अंक का मान अन्य से अधिक है? तो आप लोग सर इसमें T5 सबसे ज्यादा है तो 5 आपका आंसर होगा, है ना। बाय मिक्सिंग T5 N4 and K2 a triangle is formed which vertex is having larger value than others, तो आपका आंसर होगा T5। अब यहां भी उसी तरह से क्वेश्चन पढ़ेंगे पूरा और आंसर करेंगे क्वेश्चन से, फिगर भी नहीं देखेंगे, फिगर भी नहीं देखेंगे। T5N4 और K2 को मिलाने से एक त्रिभुज बनता है, ये क्या है? T5N4 और K2, यही तो शीर्ष है, यही तो शीर्ष है ना। तो पूछा कौन सा शीर्ष का मान सबसे ज्यादा है, तो यहां से देखो ना,
T5 का मान सबसे ज़्यादा है तो T5 मेरा आंसर हो जाएगा। तो आपका 5 आंसर। मैं फिगर को नहीं देखूंगा, मेरा आंसर आ गया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, T2 को G4 से K2 को H3 से मिलाते हुए एक आयताकार आकृति का निर्माण होता है तो T2 के दक्षिणावर्त तीसरा अंक कौन सा होगा। मैं आकृति नहीं बनाऊंगा, T2 से पूछा है, T2 मेरा यहाँ है, T2 मेरा यहाँ है। ठीक है। T2 के दक्षिणावर्त तीसरा, तो पहला दूसरा तीसरा, C4 मेरा आंसर होगा। ठीक है। अब आप इसको पढ़ोगे, फिर आप एक आयत बनाओगे, फिर आप क्वेश्चन पढ़ोगे, फिर आप उसके अकॉर्डिंग आंसर करोगे। इसमें आपका टाइम लगेगा, जैसे मैंने बताया वैसे करोगे, थोड़ा थोड़ा टाइम हर क्वेश्चन में बचाओगे, है ना। और 100% एक्यूरेसी के साथ आप टाइम से पहले पूरा का पूरा 20 क्वेश्चंस बना करके आओगे। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 30, N3 C4 P5 D1 बिंदुओं को जोड़कर एक समचतुर्भुज बनाए। समचतुर्भुज में C4 के दाईं ओर दूसरा घटक क्या है। अब ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, अगर आपका लक हुआ तो सही भी हो सकता है। N3 C4 P5 और D1, N3 C4 P5 D1, इसको मिला करके एक चतुर्भुज बनाए। समचतुर्भुज में C4 के दाईं ओर, C4 कहाँ पे है, C4 के दाईं ओर दूसरा, तो दाईं ओर पहला और दाईं ओर दूसरा घटक क्या है, तो P5 है, तो 5 आपका आंसर होगा। ठीक है। अब आप इसको एक बार अच्छे से देखो, तो इसका आंसर आप 5 करोगे, कर दिए। मेक अ रोम्बस by connecting the point of N3 C4 P5 and D1. What is the second component right of C4 in the rhombus? अब ये क्वेश्चन 90% स्टूडेंट जो इसका आंसर 5 किए हो, इसका गलत। ठीक है। यहाँ पे हल्का सा आपको थोड़ा सा फंसा दिया है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो। समचतुर्भुज में C4 के दाईं ओर दूसरा घटक, मतलब हमेशा आपको इस रोम्बस के अंदर मूव करना है, राइट लेफ्ट फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, जो भी आपको काउंट करना है ना, उस रोम्बस के अंदर में काउंट करना है ना। व्हाट इज द सेकेंड कंपोनेंट राइट ऑफ C4 इन द रोम्बस, है ना। तो यहाँ पे एक छोटा सा आपको मैं क्लेरिफाई कर देता हूँ कंफ्यूजन। जैसे आप, ये एक रोम्बस बना, तो मैं आपसे पूछूंगा कि N3 रोम्बस का जो पॉइंट N3 है, इसके राइट में क्या है, इसका फर्स्ट राइट क्या है, तो आप बोलोगे सर K2। क्लियर है, नो एनी डाउट। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछूंगा कि इस रोम्बस के अंदर N3 के फर्स्ट राइट में क्या है, देन यू हैव टू मूव विद इन द रोम्बस ओनली। इस रोम्बस के अंदर में राइट में इस वर्टिसेस के बाद ये वर्टिसेस है, इसके राइट में ये वर्टिसेस है, इसके राइट में ये वर्टिसेस है, इसके राइट में ये वर्टिसेस, इसके लेफ्ट में ये वर्टिसेस है, इसके लेफ्ट में ये वर्टिसेस है, इसके लेफ्ट में ये वर्टिसेस है। तो ये हल्का सा डिफरेंस है, तो ये आपको क्लेरिफाई होना चाहिए। अगर क्वेश्चन में आपको दे दिया विद इन द रोम्बस, तो आपका कंसेप्ट चेंज हो जाएगा, है ना। तो उम्मीद करता हूं आपको डाउट नहीं होगा, तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लेना एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बना करके। N3 C4 P5 और D1 बिंदुओं को जोड़कर एक समचतुर्भुज बनाए, तो बना दिए, है ना। इसके बाद क्वेश्चन है समचतुर्भुज में व्हाट इज द सेकेंड कंपोनेंट राइट ऑफ C4 इन द रोम्बस। समचतुर्भुज में C4 के दाईं ओर दूसरा,
C4 के दाईं और पहला ये है और दूसरा ये है, ठीक है। तो मेरा आंसर होगा D1, इसका आंसर होगा 1। तो ये VVI है। ऐसा क्वेश्चन अगर 1-2 आ गया ना, काफ़ी बच्चे आपसे आगे निकल जाएंगे। तो कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया। क्वेश्चन नंबर आपका 31 है, P3S2G1 को मिलाकर एक त्रिभुज का निर्माण करें। इस त्रिभुज में शीर्ष P3 के सामने कौन सा अंक होगा, है ना। P3S2G1, P3S2 और G1, तो ये आपका एक ट्रायंगल हुआ। अब बोला गया इस त्रिभुज में शीर्ष P3 के सामने कौन सा अंक होगा। तो इसके सामने ये L1 है, तो 1 आंसर होगा। अब आप बोलोगे सर अभी तो आप बताए थे इस त्रिभुज में, है ना, आप बताए थे इन दिस ट्रायंगल। तो जब आप लेफ्ट राइट मूव करोगे तब ना, यहाँ पे आप इन फ्रंट ऑफ P3 क्या है आप बताओ। ट्रायंगल के अंदर ही मैं आपसे पूछता हूँ, व्हाट इज इन फ्रंट ऑफ P3 विद इन द ट्रायंगल। आप बोलोगे कुछ नहीं। तो समझ में आ रहा हो ना मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको आंसर करना है। ज्वाइन P3S2G1 टू फॉर्म अ ट्रायंगल, विच नंबर विल बी इन फ्रंट ऑफ द वर्टेक्स P3। तो इन फ्रंट ऑफ वर्टेक्स P3 इज L1, तो 1 विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32 है, B5A4R3 को मिलाकर एक त्रिभुज का निर्माण होता है। B5A4R3 ऐसे ये त्रिभुज बना, है ना, ये त्रिभुज बना। त्रिभुज के शीर्ष अंक के सामने अंक के बाद पहला अंक कौन सा होगा। अब आप लोग सर इसमें शीर्ष अंक कौन सा हुआ। शीर्ष अंक काफी बच्चों को समझ में नहीं आता होगा, है ना। B5A4R3 आर कंबाइंड टू फॉर्म अ ट्रायंगल, विच विल बी द फर्स्ट डिजिट आफ्टर द डिजिट इन फ्रंट ऑफ द वर्टेक्स। तो वर्टेक्स मैंने बताया था 2 इक्वल साइड। अब आप बताओ इस ट्रायंगल को देख करके कि 2 इक्वल साइड इस ट्रायंगल में कौन सा होगा। आप खुद बोलोगे सर ये और ये, तो ये दोनों इक्वल साइड यहाँ पे मैच किया ना, तो ये मेरा वर्टेक्स है, ठीक है। तो आपको वर्टेक्स पता चला। तो मैं क्या किया, B5A4R3 को मिलाकर के एक ट्रायंगल बनाया। ये मेरा वर्टेक्स है। शीर्ष अंक के सामने अंक, इसके सामने मेरा G1 है, के बाद पहला अंक, तो इसके बाद, अब बाद इधर की इधर, तो क्लॉकवाइज फॉलो करेंगे बाद, ये है D4, तो मेरा आंसर होगा 4, ठीक है। यहाँ पे 40 क्वेश्चन है, तो मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ कि लैपटॉप से प्रैक्टिस आप कैसे करोगे। देखो मोबाइल से तो करना ही है, मोबाइल से कर सकते हो, सोते टाइम वीडियोज वगैरह देखने का मन है, थोड़ा बहुत ऐसे ही चेक करने का मन है, स्क्रीनशॉट लेकर के ग्रुप डिस्कशन करने का मन है, तो उसके लिए मोबाइल यूज करो। हमेशा तो लैपटॉप खोल के नहीं बैठोगे। लेकिन एग्जाम देने से पहले आपको पता होना चाहिए कि लैपटॉप पे टेस्ट कैसा खुलता है ना, नहीं तो एग्जाम में मार खा के आओगे। तो लैपटॉप पे प्रैक्टिस करना जरूरी है, खास करके फुल टेस्ट का कोशिश करना। जितना भी फुल टेस्ट है ना उसका प्रैक्टिस लैपटॉप से करें। सेक्शनल टेस्ट का प्रैक्टिस आप मोबाइल ऐप से लगाओ, प्रिपरेशन करो, कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग करो, लेकिन फुल टेस्ट का प्रैक्टिस हमेशा आपको लैपटॉप से करना है, ठीक है। ये मैंडेटरी है। साइको टेस्ट इज कंप्लीटली डिफरेंट देन एनी अदर एग्जाम, ओके। तो आप लिंक मत करो कि मैं CBT 1 का कर लिया, CBT 2 का कर लिया, तो मैं साइको का भी कर लूंगा। साइको का सब कुछ अलग है ना, सब कुछ। मैं बोला ना पेन पेपर नहीं मिलेगा, निगेटिव मार्किंग नहीं होता है, माउस का स्क्रॉल बटन काम नहीं करता है, ऑटो से फीचर होता है, एक्यूरेसी का कोई रोल प्ले नहीं होता है, किसी में कंप्रीहेंशन टाइप है, किसी में MCQs टाइप है, कहीं पे आपका कुछ दिखेगा ही नहीं, कहीं पे आपको सिंपल एक पेज दिखेगा, कहीं पे आपको 2 कॉलम दिखेगा, है ना। स्क्रॉल बार का यूज करना है, माउस के लेफ्ट क्लिक को प्रेस करके, दुनिया भर का फंक्शन है इसमें, तो आपको उस पर प्रैक्टिस करना है ना। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सा हल्का सा समझा देता हूँ, आप लोग अपने लैपटॉप से कर लेना। आप लोग अपने लैपटॉप में जितने भी GD-CE वाले बच्चे हो ना, आप लोग GD-CE ALP साइको टेस्ट लिख लेना, है ना। सबसे पहले अनलिमिटेड आएगा पूरा इंडिया में, सबसे फेमस, आप देख सकते हो। और यहाँ पे जा करके आप चले जाना,
और जो लोग ALP वाले बच्चे हो तो आप लोग भी इस तरह से GDC ALP साइको टेस्ट लिख करके जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो डिस्क्रिप्शन से डायरेक्ट चले जाओ, और नहीं तो RRB ALP साइको टेस्ट लिख लो। और याद रखना फुल टेस्ट 1 फ्री है, इसमें किसी का पैसा नहीं लगता है। और मैं बार बार बोलता हूँ, पैसा लगाने से पहले जितना भी टेस्ट सीरीज प्लेटफॉर्म है ना, सब जगह जाओ, एक फुल टेस्ट मारो, चेक करो हर एक चीज, जितना भी मन में डाउट है, उसके बाद आप लेना, ठीक है। तो ALP साइको टेस्ट और फ्री लिख देना, इससे क्या होगा, आपका जो है सो सबसे ऊपर में आएगा। और फुल टेस्ट 1 फ्री है तो आप लगा लेना। यहाँ पे जाओगे, इस पे चले जाना, यहाँ से जाओ या वहाँ से जाओ, आप एक ही जगह पहुँचोगे। यहाँ से जाओ वहाँ से जाओ, आप एक ही जगह पे पहुँचोगे। और यहाँ पे जाने के बाद जैसे यहाँ पे आए या यहाँ पे आए, तो ये आपका लॉगिन है, ये आपका आफ्टर लॉगिन पेज है। ऊपर में देख रहे हो क्लिक हेयर टू ज्वाइन टेलीग्राम ग्रुप फॉर RRB ALP साइको टेस्ट, है ना। तो यहाँ से क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो। और आप लोग जैसे कभी नहीं खोले होगे तो आप लोग यहाँ पे जैसे मैंने बताया कुछ भी लिखना, RRB ALP साइको टेस्ट फ्री लिखेंगे और एंटर मारेंगे, अनलिमिटेड एजुकेशन पे चले जाएंगे। और यहाँ पे जा करके लॉगिन रजिस्टर पे जा करके लॉगिन कर लेना। रजिस्टर के समय में जो है सो आपका नाम, ईमेल आईडी, पासवर्ड, स्टेट, है ना, सब कुछ डालना सही से, क्योंकि लॉगिन के समय में यही मेल आईडी, पासवर्ड या मोबाइल नंबर OTP आपको लगेगा, है ना। जब लॉगिन करोगे तो आप मोबाइल नंबर OTP से भी कर सकते हो, है ना, और ईमेल आईडी, पासवर्ड से भी कर सकते हो, ठीक है। जैसे मैंने कर लेना और यहाँ से RRB ALP साइको टेस्ट पे जाना। और यहाँ पे इस तरह से आपका पैकेज आ जाएगा, ये सारा टेस्ट है ना। इसको आप लोग अपना अच्छे से देख लेना। यहाँ से आप फ्री वीडियोज, पेड वीडियोज, PDF वगैरह, फुल टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट और सिंगल प्लेटफॉर्म है जो आपको ये तक दिखाएगा कि किस नंबर टेस्ट में क्या क्या है। जैसे यहाँ पे देखो, RRB साइको फुल टेस्ट अटेम्प्ट करने से पहले आपको दिखेगा कि इस टेस्ट को खोलेंगे ना, जिसमें ट्रैक मेमोरी मिलेगा, वाच टेबल मिलेगा, ब्रिक टेस्ट मिलेगा, पिक्चर पोजीशन मिलेगा और ऑक्टागोनल मिलेगा। और जैसे कि आप फुल टेस्ट 11 खोलोगे तो आप कहोगे अच्छा इस टेस्ट को खोलेंगे तो फिगर एंड नंबर मिलेगा, टेबल टेस्ट मिलेगा, ब्रिक टेस्ट मिलेगा, फाइन डिजिट 6 मिलेगा, सिमिलरिटी टेस्ट मिलेगा। इससे फ़ायदा क्या होता है कि जब आपका मॉक टेस्ट आता है तो उसमें जो जो सेक्शन पे ज़्यादा प्रैक्टिस करना है, तो आप टेस्ट लगाने से पहले टेस्ट में देख लोगे कि इस टेस्ट को खोलेंगे तो ये है, तो आप उसी का प्रैक्टिस करोगे, है ना। तो ऐसे करके किसी भी चीज़ का कमी नहीं है अनलिमिटेड एजुकेशन पे। जब एक बार आप लॉगिन करोगे तो आपका इस तरह से खुलेगा, ठीक है। तो अभी जैसे जो बच्चे पेड कोर्स वाले हैं, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग वाले, तो वो लोग यहाँ पे आके बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग का पेड कोर्स लेकर के प्रिपरेशन कर रहे हैं। यहाँ पे आपको सब कुछ दिख जाएगा। और जो साइको टेस्ट वाले हो वो टेस्ट सीरीज पे क्लिक करोगे और टेस्ट सीरीज पे जाके यहाँ पे आपका ये सारा इतना तरह का टेस्ट होता है, तो आपको जो है सो ALP साइको टेस्ट पे क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको छोटा करके अच्छे से दिखाता हूँ। यहाँ पे वीडियोज वगैरह तो यूट्यूब पे भी मेरा आता है, मेन मेरा टेस्ट सीरीज ही है ना, क्योंकि टेस्ट सीरीज ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साइको टेस्ट इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस, साइको टेस्ट का ही तो प्रैक्टिस करना है। यहाँ पे जाना, और अभी मैं वाच टेबल टेस्ट का क्लास ले रहा हूँ ना, तो आपको मैं वाच टेबल टेस्ट ही दिखाता हूँ ऐसे करके। और जैसे यहाँ पे वाच टेबल टेस्ट देखो 20 है ना, और 5 और आएगा, 20 है और उसके बाद फिर 25 टेबल टेस्ट है ना, और इसमें 5 और ऐड करेंगे। और अगर मुझे समय मिलता है तो मैं 25, 30, 25, 50 कुछ भी कर सकता हूँ। ये सब मेरा खुद का है, अपने कंट्रोल में है। 8 साल से मेरा दिन रात का इसी पे मेहनत है ना, और अकेला मेरा प्लेटफॉर्म पे है। पूरे इंडिया में आपको अनलिमिटेड एजुकेशन का साइको टेस्ट सीरीज किसी के पास नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं किसी को देता नहीं हूँ, है ना। मैंने स्टार्टिंग में बोला ना 3-4 प्लेटफॉर्म ही है, और इसके अलावा बाकी टीचर्स जो पढ़ाते हैं वो कमीशन बेसिस पे काम करते हैं। तो इस बात का भी ध्यान में रखना। ऐसा ना हो कि एक टीचर से खरीद लेना और फिर दूसरे टीचर के पास जाके खरीद लेना और पता चले कि सिर्फ नाम चेंज था, अंदर में टेस्ट तो वही है, क्योंकि दोनों टीचर कमीशन ले रहा है किसी तीसरे से, है ना। और अनलिमिटेड एजुकेशन का टेस्ट सीरीज सिर्फ अनलिमिटेड एजुकेशन पे मिलेगा और कहीं भी नहीं मिलेगा। क्लियर है। चलो
अब इस टेस्ट में जैसे ये अटेम्प्ट काउंट मैं दिखाता हूँ ताकि आपको ये पता चल सके कि आपका 7 अटेम्प्ट अभी बचा हुआ है, 6 बचा हुआ है, 5 बचा हुआ, खत्म हो गया, मुझे मैसेज करना, मैं फिर से नया कर दूंगा। ये सब कोई बड़ा बात नहीं है। बस मेन आपका प्रैक्टिस है, जितना आप प्रैक्टिस करना। बस एक ही कंडीशन में लगाता हूँ अपने बच्चों पे, आप शेयर नहीं करोगे। पैसा आप दिए हो, आप प्रैक्टिस करो, जितना करना है आपका प्रैक्टिस का रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरा है। अगर आप शेयर किए और मैं ब्लॉक किया तो फिर वो अनब्लॉक नहीं होगा। तो शेयर नहीं करना है। एक एक का आईपी एड्रेस डिटेक्ट होता है, कहाँ पे किस टाइम पे कौन सा टेस्ट कहाँ से लगा रहे हो, सब कुछ रिकॉर्ड होता है। तो शेयर नहीं करना है, आप अपना करो जितना करना है। और ये टाइम मैनेजमेंट काफ़ी ज़रूरी है। यहाँ पे देखो 10 मिनट का टाइमर चल रहा है ना। अब यहाँ पे ये 20 क्वेश्चन है। अब देखो क्वेश्चन, देखो ऐसे आपको स्क्रॉल करना है ना। कभी कभी एक फिगर पे 10 क्वेश्चन आता है, कभी कभी आपका 2 फिगर पे 10-10 करके 20 क्वेश्चन आता है, और कभी कभी एक ही फिगर पे 20 क्वेश्चन आता है। कभी स्क्रॉलिंग होगा, कभी स्क्रॉलिंग नहीं होगा। तो आपको हर तरह से तैयारी करना है। एग्जामिनेशन हॉल में जाके मिस्टेक करोगे, इससे अच्छा है ना सब तरह का तैयारी करके रखो, ताकि एग्जाम में कैसा भी कुछ भी देना, आप हंसते खेलते बना करके आओगे। और ये ऑटो सेव होता है, देख रहे हो ना, इसमें सेव का कहीं भी ऑप्शन नहीं है। जैसे आप इसका बनाए, मान करके चलो आप इसका आंसर ये किए, फिर आप यहाँ से वापस से स्क्रॉल करोगे, फिर क्वेश्चन पढ़ोगे, फिर आप यहाँ से इसका आंसर करोगे, फिर आप यहाँ से बैक जाओगे, है ना, फिर क्वेश्चन पढ़ोगे, फिर आप जाओगे, फिर इसमें जाओगे, फिर ऐसे करके आप यहाँ तक आ गए, फिर अब यहाँ से आप वापस से स्क्रॉल डाउन करोगे, है ना। इसी में काफ़ी टाइम लगता है, इसीलिए साइको टेस्ट टफ हो जाता है। देख रहे हो ना। तो ये चीज़ है। और जैसे मैंने 4-5 बनाया, जब आप यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करोगे तो देखो यहाँ पे 5 आंसर, ये ऑटो सेव, आपने तो सेव नहीं किया कहीं भी, है ना, तो ये ऑटो सेव हो रहा है। ओके, क्लियर है। तो इस तरह से आपका होता है। जब आप सबमिट टेस्ट करते हो तो आपका इस तरह से टेस्ट सबमिट होता है। फिर आपका कितना बच्चा टेस्ट दिया, जैसे यहाँ पे देखो लगभग 2929 बच्चा टेस्ट दिया है। ये इसमें आपका कितना स्कोर है, कितना रैंक है, एक्यूरेसी कितना है, एवरेज बच्चा जो लाया है स्कोर वो कितना गया है, आपका टी स्कोर इतना आया है, और आप डिस्क्वालीफाई हो। 42 जब तक नहीं आएगा तब तक आप क्वालिफाई नहीं होगे। साइको टेस्ट में 5 सेक्शन होगा, पांचों सेक्शन में अलग अलग 42 से ज़्यादा रखे क्वालिफाई करना जरूरी है। साइको टेस्ट क्वालिफाई करोगे तभी CBT2 का 70% और साइको टेस्ट का 30% ऐड होके मेरिट बनेगा। CBT2 में ऑल इंडिया टॉपर बन जाओ। साइको टेस्ट अगर फेल किए तो बाहर। और 50 से 55% बच्चे जो है वो साइको टेस्ट में बाहर होंगे। क्यों? क्योंकि इसका फॉर्मूला है, एवरेज स्कोर जो ये आप देख रहे हो, इससे कम जो भी बच्चा लाएगा वो मैक्सिमम साइको टेस्ट में फेल करेगा, है ना। तो हमेशा आपको कोशिश करना है एवरेज स्कोर से ज़्यादा लाएं। अब यहाँ पे क्या होता है कि एवरेज स्कोर 14.73 है आपका, लेकिन जितने भी बच्चे मेरे स्टूडेंट हो 14.73 से कुछ नहीं होगा। अनलिमिटेड एजुकेशन पे प्रैक्टिस करने का मतलब है ड्यूरिंग द टेस्ट सीरीज यू हैव टू स्कोर 20 आउट ऑफ 20, है ना। फाइनल एग्जाम में जो होगा वो फाइनल एग्जाम में देखेंगे। उससे पहले अनलिमिटेड एजुकेशन के टेस्ट सीरीज पे आपका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा होना चाहिए। करो ना प्रैक्टिस, नहीं आ रहा है तो ज़्यादा अटेम्प्ट लगाओ, है ना। ऐसा नहीं है, ये ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है कि सर 2 अटेम्प्ट मिला, एक लगा लिए, एक बचा के रखे हुए हैं, नहीं तो फिर से पैसा लग जाएगा। लगाओ ना, कितना लगाओगे। मैं बोला ना, मैं स्टूडेंट रह चुका हूँ, आप लोगों के एज का ही हूँ, है ना। तो समझते हैं कि स्टूडेंट क्या सोचता है। एक अटेम्प्ट दो, एक अटेम्प्ट बचा कर रखो, अटेम्प्ट खत्म हो जाएगा। लगाओ, जितना लगाना है लगाओ, जितना प्रैक्टिस करना है करो। अटेम्प्ट का टेंशन मुझ पे आप छोड़ दो, ठीक है। नंबर ऑफ अटेम्प्ट इंक्रीज करना मेरा काम है। जैसा भी डिमांड हो आपका साइको टेस्ट के रिगार्डिंग वो फुलफिल करना मेरा काम है। ये सब का टेंशन आपको नहीं लेना। क्वेश्चन नंबर 33 है आपका कि वाच टेबल में वर्णमाला के अनुसार अंतिम अक्षर चुने। अब आप, मैंने बताया था वर्णमाला के अनुसार AGCFLEDM, तो सबसे अंतिम अक्षर, लास्ट अक्षर, सबसे ज्यादा वैल्यू लेटर के हिसाब से अल्फाबेट में किसका है? आप बोलोगे सर M का, है ना। तो वाच टेबल में वर्णमाला के अनुसार अंतिम अक्षर चुने, तो अंतिम अक्षर M है। दाएं हाथ से दक्षिण पूर्व तक जाएं, दाएं हाथ से दक्षिण पूर्व यहाँ तक, ऐसे दाएं हाथ से दक्षिण पूर्व तक जाएं, चले गए। पथ में सबसे छोटी संख्या,
कौन सी है? तो 4 3 4 2 3, सबसे छोटा कौन सा है? 2। तो आपका आंसर क्या होगा? 2। क्लियर है? आसान सा क्वेश्चन है। चूज द अल्फाबेटिकली लास्ट लेटर दैट इज M4 इन द वॉच टेबल। ट्रेवल राइट हैंडेडली अप टू साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट आपका यहाँ पे है। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर इन द पाथ C2। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 34 है। वॉच टेबल के प्रत्येक घटक को दाएं हाथ से एक स्थान आगे पर स्थानांतरित करें। मतलब ये है ना, तो A3 यहाँ हो गया, G4 यहाँ हो गया, C2 यहाँ हो गया, F3 यहाँ हो गया, L5 यहाँ हो गया, E5 यहाँ हो गया, D1 यहाँ हो गया, M4 यहाँ हो गया, है ना। वॉच टेबल के प्रत्येक घटक को दाएं हाथ से एक स्थान आगे पर स्थानांतरित करें। शिफ्ट एवरी कंपोनेंट ऑफ द वॉच टेबल टू वन प्लेस राइट हैंडेडली। व्हाट इज द नंबर इन फ्रंट ऑफ द अल्फाबेटिकली लास्ट लेटर इन द सर्कल। अब क्वेश्चन है कि वर्णानुक्रम में अंतिम अक्षर के सामने, अब अंतिम अक्षर कहाँ पे है? M4 है ना, यही है ना, के सामने कौन सी संख्या है? तो F3। तो आंसर क्या होगा? 3। लेकिन आप क्वेश्चन ऐसे बनाओगे क्या? तो नहीं, अब तक तो आप लोग एक्सपर्ट हो चुके होंगे। वॉच टेबल में प्रत्येक घटक को दाएं हाथ से एक स्थान आगे पर स्थानांतरित करें नहीं करेंगे, सिर्फ पढ़ेंगे, ठीक है। वृत्त में वर्णानुक्रम में अंतिम अक्षर के सामने, अब अंतिम अक्षर यहाँ पे है, लेकिन ये अंतिम अक्षर कहाँ पे है? आप बोलोगे यहाँ पे। इसके सामने यहाँ आएंगे, लेकिन यहाँ पे कौन आ चुका है? यहाँ पे ये आ चुका है, ठीक है, F3। तो मेरा आंसर क्या होगा? 3। ऐसे करके आंसर करना है। क्लियर है? चलो क्वेश्चन नंबर 35। पश्चिम उत्तर और दक्षिण पूर्व की संख्याओं के बीच क्या अंतर है? पश्चिम उत्तर, पश्चिम उत्तर ये है, दक्षिण पूर्व ये है। इस दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है? 4 और 3, 1 का डिफरेंस है। और वृत्त में संख्या के सामने कौन सी संख्या है? तो 1 का डिफरेंस है ना। M4 और F3 में 1 का डिफरेंस है, तो 1 कहाँ पे है? 1 यहाँ पे है। और इस 1 के सामने कौन सी है संख्या? तो C2। आंसर विल बी 2। ये सब हल्का सा ट्रिकी क्वेश्चन है, आपको समझना पड़ेगा। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर्स एट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ ईस्ट? तो डिफरेंस विल बी 1। व्हाट इज द नंबर इन फ्रंट ऑफ द नंबर? तो 1 के इन फ्रंट में, तो 1 यहाँ पे है, तो इसके इन फ्रंट में C2। तो आपका आंसर C2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 है। पश्चिम दक्षिण और उत्तर पूर्व की संख्याओं के बीच क्या अंतर है? पश्चिम दक्षिण ये है, उत्तर पूर्व ये है के संख्याओं के बीच, तो 5 और 4 के बीच डिफरेंस कितना है? 1। तो बेसिकली ये क्वेश्चन है आपका एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, स्क्वायर रूट, क्यूब स्क्वायर, ये सब पे जो मैंने आपको बताया था बेस्ड ऑन मैथमेटिकल ऑपरेशंस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 है। C2 के ठीक दाएं और बाएं के अंक को घटाने पर क्या उत्तर मिलता है? अब C2 कहाँ पे है? यहाँ पे। इसके दाएं है A1 और इसके बाएं है H5। तो H5 में 5 है, A1 में 1 है, तो 5 और 1 का डिफरेंस कितना होगा? 4। तो आंसर होगा 4। सिंपल क्वेश्चन है। व्हाट इज द आंसर ऑन सब्सट्रैक्टिंग द डिजिट्स ऑफ जस्ट राइट एंड लेफ्ट ऑफ C2? तो राइट में A1 इज इन द राइट ऑफ C2, H5 इज इन द लेफ्ट ऑफ C2। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन A1 एंड H5? देन यू हैव टू फोकस ऑन डिजिट ना, नॉट लेटर। तो 1 and 5 is there. What is the difference between 1 and 5? Answer will be 4. Okay. Question number 38. A1 के ठीक सामने वाली संख्या का वर्गमूल क्या है? What is the square root of the number just in front of A1? तो A1, what is the in front of A1? D4 है ना। A1 के ठीक सामने वाली संख्या का वर्गमूल, इसके सामने D4 है। हमेशा आपको बॉक्स
नंबर कितना है 4, 4 का वर्गमूल कितना है, व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 4, आंसर विल बी 2। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 39, पूरे चित्र में कौन सा ऐसा अंक है जिसके विपरीत दुगुना अंक है, विच नंबर इज इन द होल पिक्चर हैज अ डबल नंबर अपोजिट टू इट। अब मैंने बताया सब एक दूसरे का अपोजिट है, तो 1 के सामने 1 डबल नहीं है, 1 के सामने 3 डबल नहीं है, 4 5 डबल नहीं है, बट सी 2 एंड के 4, 2 एंड 4, तो 2 और 4। अब आप बोलो आंसर क्या होगा, 2 होगा या 4 होगा, है ना। तो आप बोलोगे सर आंसर 2 होगा। क्यों होगा 2? पूरे चित्र में कौन सा ऐसा अंक है जिसके विपरीत दुगुना अंक है। क्वेश्चन क्या है, कौन सा ऐसा अंक है, तो ऐसा अंक है 2 जिसके विपरीत दुगुना अंक है, तो आंसर होगा 2, 4 नहीं। विपरीत हो तो भी, सामने हो तो भी, अगर यहाँ पे क्वेश्चन होता सामने, है ना, और यहाँ पे क्वेश्चन होता इन फ्रंट, तो भी आंसर वही होता। इन केस ऑफ कंपोनेंट बोथ इन फ्रंट ऑफ एंड अपोजिट विल बी सेम। ओके, चलो, एंड दिस क्वेश्चन इज फॉर यू, दिस क्वेश्चन इज फॉर यू। आपका काम है इस क्वेश्चन को अच्छे से देखना, इसमें 2-3 कंसेप्ट मैंने मिक्सअप किया हुआ है, और इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। क्लियर है? नहीं तो साइको टेस्ट का जो ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप, वहां भी आप लोग डिस्कस कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा है, समझ में आया है तो लाइक जरूर कर देना। जब तक आपका सिलेक्शन नहीं होता है तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रेगुलर फॉलो करो। नेक्स्ट लेक्चर जो आएगा इसका बोथ लैंग्वेज में, बायलिंगुअल में, वो आएगा टेबल टेस्ट, है ना। टेबल टेस्ट का लेक्चर आएगा आपका इसके बाद, और सारा लेक्चर मैं सिर्फ हिंदी में लाऊंगा, हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए, और सारा लेक्चर मैं इंग्लिश में लाऊंगा, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए। तो आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है, मेरा साइको टेस्ट दिन रात का काम है, तो जो भी आपका डिमांड होगा वो सब पूरा करेंगे इस पार्टिकुलर फील्ड में। तब तक आप लोग अच्छे से रहो, टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना, और अभी से साइको टेस्ट का प्रिपरेशन करना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और नहीं तो CBT2 अच्छा आ जाएगा उस दिन से करना, और फिर भी डाउट होता है तो जब 1,50,000 बच्चा में नाम आ जाएगा तब करना। तब तक फ्री टेस्ट लगाओ, फ्री वीडियोज देखो, नोट्स बनाओ, अच्छे से प्रिपरेशन करो। जब फाइनली लगे कि आपका साइको टेस्ट देना ही है आपको, तब आप कोर्स लेके प्रैक्टिस करना। टेस्ट सीरीज का प्रैक्टिस लैपटॉप से करना जरूरी है, इस बात को याद रखना। तब तक आप लोग अच्छे से रहो, मन से एग्जाम का तैयारी करो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय, थैंक यू।